जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ तुहारी आवाज़ मेरी आवाज़ पूरे सराकिस्तान दी आवाज़ बल्कि मुल्तान शरीफ दी आवाज़ और मैं तुहाडा अपना खादिम तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन आज तुहाडे वास्ते एक खसूसी प्रोग्राम खसूसी इंटरव्यू घिन के हाज़िर थियां और इन टाइम मैं बाबर थिएटर ते मौजूद हाँ। सारे नाल सारे मुल्क दा बहुत बड़ा नाम मुल्क पाकिस्तान दा बहुत बड़ा नाम बल्कि बैरून मुल्कों के भी अपना नाम मनवाया जनाब। खूबसूरत डायरैक्टर खूबसूरत आर्टिस्ट और मैं अगर इवें भी आखा कि आर्टिस्ट मेकर हैं यूसुफ कामरान साहब सर नाल मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हाँ कि आपने अपने कीमती वक्त दे विचों साकू टाइम दिता और अज असां गुफ्तगू करेसूँ यूसुफ साहब दे नाल उन्हां दी अपनी जिंदगी के बारे भी गाल करेसूँ, लेकिन खसूसन तौर पर अज असां गाल करेसूँ साडे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिग स्टार जिहड़ा कि सारे दरम्यान इस टाइम मौजूद कोई नहीं। सब तो पहले तो मैं तमाम देखने वाले कोई गुजारिश करे सा कि उन शख्सियत वास्ते उन हस्ती वास्ते दुआ करे सो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे। हुण तुसीं सोचेंदे पए सो कि किहड़ी ऐसी हस्ती है साडे पाकिस्तान दा ओ कॉमेडियन फनकार कि जिन्हें हमसाया मुल्क दे विच भी बन के अपना नाम मनवाया, जनाब उमर शरीफ साहब। वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे नाम पाकिस्तान दे जिन्हां दे असां अगर लिस्ट पढ़न बहु या उन्हां दा नां गिनन बहु तो यकीनन टाइम गुजर वैसी। अज असां क्योंकि साडे नाल एक सीनियर शख्सियत मौजूद है इन्हां दे नाल असां इन्हां दे जिंदगी के सफ़र के बारे भी गाल करेसूँ और ख़ास तौर पर उमर शरीफ दे नाल इन्हां दी बहुत अच्छा वास्ता रहा तल्लक रहा उनके बारे भी गाल करेसूँ। मैं यूसुफ साहब तुहाडा शुक्रगुजार हाँ कि तुहाडी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि तुसीं झोक टीवी को इज्जत बख्शी। और नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत मिजाज ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब सब तो पहले माशाल्लाह जनाब एज ए डायरेक्टर एज ए आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा नाम है मुल्क पाकिस्तान का अगर आखूँ या ये जनूबी पंजाब सराइकी वसेब का आखूँ तो इहदे कोई शक है नहीं। पहले तो अर्ज़ ये है कि झोक टीवी को मैं अक्सर देखता रहता हूँ। ये बड़े अरसे बाद हुआ है हमारे जनूबी पंजाब में कि जनूबी पंजाब में कोई टीवी चैनल ऐसा बना है नेट पे जो जनूबी पंजाब के फनकारों को प्रमोट कर रहा है, वरना इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमारे और भी टीवी चैनल हैं वो भी करते हैं कुछ, लेकिन इसने तो सारा टाइम ही जनूबी पंजाब के फनकारों के लिए लगा दिया है। और जहाँ तक बड़ा फनकार होने की बात है तो बड़े लोग तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से बड़ा तो कोई नहीं था, उससे बड़ा तो कोई नहीं था। अगर हमने उनको ऐसे दफना दिया है तो फिर बाकी क्या बचा हमारे पास। फनकार हैं बेशुमार हैं, मैं लिस्ट आपको गिनवाऊँ जो चेक के लिए तरसते रहे बैठ के और एडियाँ रगड़ रगड़ के अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं कितने नाम ले सकता हूँ, मस्ताना अमान भाई बहुत सारे नाम हैं। हाँ, आपने उमर शरीफ साहब की बात की है। आज जिस थिएटर में मैं बैठा हूँ जिसका नाम बाबर ऑडिटोरियम है, इसकी मेरी बुकिंग के साथ देखें आज भी इफ्तिताह की प्लेट उमर शरीफ साहब की लगी हुई है। क्या बात, आप जाते हुए बेशक उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आज भी लगी हुई है कि इस थिएटर का इफ्तिताह इसकी बुनियाद उमर शरीफ साहब ने रखी थी। वो आर्टिस्ट तो खैर बहुत बड़े थे, इंटरनेशनल लेवल पे सारी दुनिया उनको जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत बड़ा फनकार था हमारे हिंदू पाक का, दोनों तरफ का। इंटरनेशनल लेवल पे वो एक नाम रखता था और उसका नाम हमेशा रहेगा। कुछ लोगों के बारे में कहा करता हूँ, नूर जहाँ, मेहदी हसन साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, ये 100 साल बाद आएंगे। 100 साल से पहले ये इस दुनिया में नहीं आएंगे। ये 100 साल शख्सियात होती हैं जिन पर अल्लाह किसी पर रहमत करता है। आज तक नूर जहाँ नहीं आई, आज तक मेहदी हसन नहीं आया, उमर शरीफ भी आने वाले 100 साल तक नहीं आएगा। जनाब ने बड़ी खूबसूरत गाल की थी। मैं जनाब की गाल की वजाहत करें वजह सब तो पहले तो मैं झोक टीवी की गाल करे कि झोक टीवी आर्टिस्टों को क्यों प्रमोट करें पी है, क्योंकि झोक टीवी को जड़ा लीड करें पी है वो आप एक छोटा जिहा आर्टिस्ट है, वो ये बरादरी का हिस्सा है। ये उनको फनकारों के दर्द का पता है, उनको फनकारों के मसाइल का पता है, फनकारों की भुख का पता है। वो तो बाद तुसां गाल की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, तो इन कोई शक है नहीं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर
میں اگر یہ بھی آکھاں تے غلط نہ ہو سی کہ قائد اعظم تو بعد اگر ای ملک دے نال کہیں نے محبت کیتی ہے تے انہاں نام ڈاکٹر عبد القدیر ہے. لیکن افسوس افسوس سخت افسوس کہ ہمیشہ ملک پاکستان دے موسنا دے نال ایو کچھ کیتا ویندا ہے جڑا کوئی ڈاکٹر عبد القدیر دے نال تھیا. بڑے افسوس دے نال آکھنا پوندا ہے. تے باقی گال تھی دی پئی آرٹسٹاں دی فنکاراں دی تے اندے وچ کوئی شک ہے نہیں. میں پہلا سوال ایک کرے سا کیونکہ تساں میرے کو ایک گال کر کے ذاتی طور تے میرے دل کو بڑی مطلب دردناک کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب دی میں پوری فوٹیج ڈٹھی جنازے والی. باقی میں جناب دے دراصل کہ جناب دا جڑا شوبز دا آغاز ہے وہ کرن تو تھیا کیویں تھیا اور تساں فیلڈ دے وچ کیویں آئے؟ یہ روایتی باتیں ہوتی ہیں, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. یہ پرانی بات ہے, جب 1980 کا زمانہ ہوتا تھا تو مجھے کوئی ایسا شوق نہیں تھا کہ میں ڈراموں میں کام کروں. عام خاص باغ اسکول میں پڑھتا تھا جہاں سے میٹرک کی میں نے. تو ہمارے علاقے میں عبدالاسلام بزمی صاحب وہ اس زمانے میں ڈرامہ مصنف اور ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. تو وہ ہمارے ہمسائے تھے, 2 گھر چھوڑ کے ان کا گھر تھا. ہماری جو دکانیں تھیں ان کی بیک سائڈ پہ. تو ایسے ہی شوق چلا کہ جی ڈرامہ دیکھتے ہیں. جوانی میں بندہ ایسے ہی کرتا ہے نا, چلو جی اس وقت موٹر سائیکل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے, سائیکل ہوتے تھے. چلو جی 2-3 لڑکے اکٹھے ہوئے, ان کو ریکویسٹ کی کہ جی ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے. ڈرامہ دیکھنے چلے گئے ہم پریس کلب. یہ جو پریس کلب بنا ہوا ہے یہاں ڈرامے ہوا کرتے تھے باقاعدہ. فرا پیلوی کے ساتھ جو ادھر پریس کلب ہے ہمارا ملتان کا, اب تو خیر عالیشان بن گیا. اس وقت بھی یہ پریس کلب تھا اور یہاں اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے. تو ہم ایسے ایک ڈرامہ دیکھنے چلے گئے تو ان کا کوئی ایکٹر اس دن شارٹ ہو گیا. تو میں ذرا تھوڑا سا پینٹ شرٹ پہن کے اور اپنی طرف سے ڈرامہ دیکھنے گئے ہیں جی وہاں. تو انہوں نے کہا یار یہ آپ 2 لائنیں بول دو گے. میں کہ جی بول دوں گا, یہ کون سا مسئلہ ہے. یار ایک ایکٹر شارٹ ہو گیا تو آپ ذرا تھوڑا سا وہ. میں نے کہا جی ابھی انہوں نے یاد کروائی, میں نے جا کے سیٹ پہ بول دی. کیونکہ اسکول میں بزم ادب میں بہت ساری حرکتیں کرتے رہتے تھے, کانفیڈنس تو تھا, تو وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار پھر یامن گلفام صاحب اللہ ان کو صحت دے, حیات ہیں. بزمی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گیا, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. تو یامن گلفام صاحب بھی وہیں ان کی دکان ہوا کرتی تھی ہمارے پاس ہی, تو وہ بھی ڈرامے کرواتے تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار میرا ڈرامہ کرو. اب رات کو 10 بجے کے بعد گھر جانا پابندی ہوتی تھی کہ 9 بجے کے بعد آپ کیوں صبح اسکول جانا ہے. تو میں نے چوری چوری گھر والوں سے چوری ڈرامہ پکڑ لیا. جب رات کو لیٹ آئے تو صبح پھر خاصی خاطر تبادہ ہوئی جیسے والدین کرتے ہیں, بہت زیادہ ہوئی. میں نے ان کو کہا یامن گلفام صاحب کو کہ جی میں اب نہیں آ سکتا, میری کافی ہو گئی ہے. میری طرف سے جواب ہے. انہوں نے میری والد صاحب کو کسی طرح منا لیا کہ جی میں خود لے جاؤں گا گھر سے, خود چھوڑ جاؤں گا اسے, آپ اس کو یہ 7 دن تو کرنے دیں. وہ 7 دن 10 دن کا ڈرامہ تھا, وہ کرنے کے بعد ایک عادت سی ہو گئی. اچھا عادت کیا ہے وہ میں سب کو بتا دوں. لوگ ہیروئن پیتے ہیں, کوئی اور نشے کرتے ہیں. یقین کریں یہ جو 10,000 وولٹیج اسٹیج پہ جلتی ہے, جو لائٹ کا نشہ ہے, اس جیسا نشہ کوئی ہے ہی نہیں. جو لائٹ کا نشہ ہے اس جیسا کوئی نشہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ڈرامے ہوتے تھے باقاعدہ اس کی, اور آرٹس کونسلیں بنی ہوئی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی. ملتان آرٹس کونسل بھی بعد میں آ گئی تھی. یہاں آفیسر کالونی میں عیدگاہ کے پاس ان کا دفتر تھا. اسلم انصاری صاحب اس کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہوتے تھے, اللہ ان کو زندگی دے, حیات ہیں, بہت عظیم انسان تھے. تو چھوٹی چھوٹی آرٹ کونسلیں بنی ہوئی ہوتی تھی, ہر بندے نے اپنے نام پہ بنائی ہوئی ہوتی تھی. بزمی آرٹ کونسل, گلفام آرٹ کونسل, اقبال آرٹ کونسل, ان کے اپنے ہی فنکار ہوتے تھے. لیکن وہ فنکار 3 مہینے ریہرسل کرتے تھے اور 3 دن کا ڈرامہ ہوتا تھا. یوسف صاحب میں جناب دا شکر گزار ہاں کیونکہ یہ جڑے پروگرام ہوندے نا یہ ایک ڈاکومنٹری ہوندی ہے, ایک ریکارڈ ہوندا ہے, اور اس مطلب زندگی گزر ویندی ہے جب تک دنیا قائم ہے. یہ انٹرویو یہ پروگرام ساری آون والی نسلاں میرے مر ونجن تو بعد میری اولاد میری آون والی نسلاں میرا تمام کام دیکھ سن اور کیا محسوس کرے سن, کیا حالات ہو سن بعد دی گل. اساں جناب نے ایز اے ڈائریکٹر پہلا ڈرامہ کیڑا کیتا؟ اچھا عرض یہ ہے کہ میں بیسیکل ایکٹر ہوں, میں آرٹسٹ تھا. میں نے ٹی وی کیا, ریڈیو اسٹار میں ہم نے کیا ڈرامہ,
रेडियो पे करते थे, स्टेज करते थे। जब तक तो आज से 10 साल 12 साल पहले तक कोई ड्रामे होते रहे तो मैं बतौर एक्टर ही काम करता रहा, जबकि मैं डायरेक्टर रजिस्टर आर्ट्स काउंसिल से था। डायरेक्टर रजिस्टर्ड था क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ था। अपने मसूद अख्तर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बुक भी मैंने पढ़ी थी, उसमें तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी थी, तो वो भी मुझे असबर थी। तो उस ज़माने में ये होता था कि भाई लाहौर से टीम आती थी डायरेक्टर का इंटरव्यू करके उसको रजिस्टर करने के लिए कि ये डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल में रजिस्टर्ड है। तो मैं तो ऐसे ड्रामे की रिहर्सल पे गया तो पता लगा कि जी रश लगा, किस बात का? उन्होंने कहा लाहौर से टीम आई हुई है। उसमें मुझे याद है कि इकबाल खालिद साहब उस वक्त रेजिडेंट डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल हुआ करते थे, इकबाल खालिद साहब। मोहम्मद अली वास्ती साहब रिटायर हो गए, ये उस वक्त प्रोग्राम ऑफिसर थे। तो मैंने कहा यार, फाजिल साहब बैठे थे, मैंने कहा यार मेरी भी एप्लीकेशन दे दो, मैं भी इंटरव्यू दूंगा। मैं तो रिहर्सल करने गया था ड्रामे की, लेकिन टीम कर रही थी डायरेक्टरों का इंटरव्यू। तो मैंने कहा मेरी भी एप्लीकेशन अंदर दे दो, उन्होंने मेरी भी दे दी। और जब मेरी बारी आई रिहर्सल में, उन्होंने कहा जी आए आपको बुला रहे हैं। मैं अंदर गया, उन्होंने 2-3 सवाल पूछे, तो मुझे उसके बाद कहने लगे कि आप पहले से डायरेक्टर हैं? मैं कहा जी नहीं, मैं तो एक्टिंग करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो बड़े हैरान हुए कि आपको इतनी बातों का कैसे पता? मैं कहा सर मुझे शौक़ है। उन्होंने रजिस्टर कर दिया। उस वक्त 12 डायरेक्टर थे जो रजिस्टर्ड हुए, उनमें सरफहरिस्त मेरा नाम था। तो लेकिन क्योंकि मैं एक्टिंग करता था, डायरेक्टर हमारे असलम शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, मंजूर सिंधु साहब, भाई ये अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे जिनके ड्रामे होते थे। और भी बहुत सारे नाम मैं भूल गया हूँगा इस वक्त भाई इंटरव्यू देते हुए। तो बहुत से लोग थे जो बहुत लेजेंड थे। एस कमर जैदी साहब को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसन्नफ भी थे, डायरेक्टर भी थे, सारे काम को समझते थे। 10-12 साल पहले जब मैंने ये देखा कि अब ड्रामा तो हो नहीं रहा, मैं तो ड्रामे का एक्टर हूँ, मुझे ड्रामा आता है, वो काम थोड़ा सा आपको भी पता है, मैं वो नहीं खुल के कहता क्या ख़राब हुआ हमारे पंजाब में। तो काम ख़राब हो गया बहुत सारा सेट का, वो सेट कम और नाइट क्लब ज़्यादा बन गए थिएटर। तो मैंने इसको इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने कहा जी मैं आज के बाद स्टेज पे काम नहीं करूँगा। सर ये दसेसो कि एक वक्त ऐसा है कि आर्ट दी लोग पूजा करेंदे हैं, आर्ट दे नाल इतनी मुहब्बत करेंदे हैं। मैं वो लोग भी दिखन के जेडे 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करेंदे हैं और दरूद पाक पढ़ते हैं और दुआवां मंगते हैं कि या रब्बुल आलमीन असां ड्रामा करेंदे पे, टीवी फिल्म स्टेज के हवाले ने या कोई भी करैक्टर करेंदे पे, सारे करैक्टर च बरकत पा रहे, सारा एक नाम बन वजे। लेकिन नाल ही नाल कुछ अरसे तो बाद वो लोग मतलब ख़त्म होते गए, इनकी क्या वजह? अब बात पता क्या है, मैं हूँ ज़रा सच बोलने का आदी, मैं अल्लाह के बाद किसी से नहीं डरता। इसकी तमाम बर्बादी के ज़िम्मेदार हम तमाम लोग हैं जो इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं। सबसे पहले सेट ख़त्म किया हमने। एक सेट डिज़ाइनर होता था, हर हफ्ते उसको हम सेट की डिमांड बताते थे कि जनाब ये सेट लगेगा, इसमें टीवी चाहिए, इसमें एक फ्रिज चाहिए, इसमें ये चीज़। फिर एक मेकअप मैन होता था। सबसे पहले हमने सेट डिज़ाइनर को ख़त्म किया, एक सेट लगाया पक्का सा, और बस हर ड्राइंग रूम है, बाज़ार है, बाज़ार का नीचे कारपेट बिछा हुआ है तो बाज़ार का सेट लगा दिया है, बस जी ठीक है, एक मेज़ रख दें, कुर्सी रख दें, सेट डिज़ाइनर गया। उसके बाद मेकअप मैन बहुत अहम चीज़ थी, वो गया थिएटरों से। उसके बाद प्रॉप्स, जो ड्रामे की मेन चीज़ है। अगर मैं देहाती का करैक्टर कर रहा हूँ, बकरियाँ बेचने शहर में आया हूँ और मैंने जीन्स की पैंट और बूशर्ट जो घर से पहनी है, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उसी में आके मैंने काम किया है और उसी में घर वापस जा रहा हूँ, उसी में रात को दोस्तों को बैठा हूँ, तो क्या इज्जत होगी भाई तुम्हारी? तुमने तो अपनी इज्जत खुद ख़त्म कर दी। हमेशा सेट पर जब एक्टर जाता है तो उसका प्रॉप्स अलग होता है, वो प्रॉप्स पब्लिक में नहीं पहना जाता। जब आप पब्लिक में जाएंगे तो अपने उस ड्रेस में जाएंगे जो आप आम जिंदगी में पहनते हैं। जब आप सेट पे जाएंगे तो प्रॉप्स का लिबास पहन के जाएंगे। ये तमाम चीज़ें ख़त्म करते करते आखिर हमने क्या किया, हमने राइटर को ख़त्म कर दिया, मार दिया। मेरी कई ठेकेदारों से, कई प्रोड्यूसरों से झगड़े हुए, लड़ाई हुई, बहस हुई कि हमने 23 लाख का ड्रामा लगाना है, लेकिन उसको 23,50,000 का नहीं करना,
कि 50,000 का एक राइटर ले लो, 23 लाख का लगाना, 23-50 नहीं करना उसे, उसको 24-50 कर दो, 1 लाख का सेट भी लगा लो। नहीं, ड्रामा इस वजह से पंजाब में बर्बाद हो गया, रिहर्सल बिल्कुल बंद हो गई। जब हम 10-10, 15-15 रिहर्सलें करके एक ड्रामा करते थे 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, तो उसके पीछे 1 महीने की रिहर्सल होती थी। अगर ड्रामा 2 घंटे 1 मिनट पे ख़त्म हुआ है तो रोज़ाना 2 घंटे 1 मिनट पे ही हुआ है। जनाब क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, सीनियर डायरैक्टर भी हैं, और जनाब दा उन्हां आर्टिस्टां दे विच शुमार हुंदा है कि जिहड़े जनूनी हैं, जिन्हां को अपने काम दे नाल मुहब्बत और इश्क आई। एज ए डायरैक्टर तुसां वो तमाम चीज़ां वापस गिन के आवन की कोशिश की, जिवें कि सैट है, मेकअप आर्टिस्ट है, प्रॉप्स है, इहदे च कोई शक है नहीं कि अगर मैं मतलब बहुत अच्छी तुसां गल की कि आर्टिस्ट उतनी देर तक वो बदलता ही नहीं जब तक उहदा प्रॉप्स ना बदल सी। मैं इस वक्त बतौर राइटर डायरेक्टर काम करता हूँ, ठीक है ना। मेरे मुल्तान के और भी बहुत सारे साथी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ पे अल्लाह की बहुत रहमत है, बहुत रहमत है कि मैं जिस थिएटर पे बैठा हूँ, मैं मालिकों का मुलाजम भी हूँ, मेरी अपनी एक जॉब भी है। वरना अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो ड्रामे का ठेकेदार या थिएटर का ठेकेदार है, वो डायरेक्टर को दौरान ड्रामा चाय और दाल लेने भेज देता है। सही है। और लड़की उसको ग्रीन रूम में कहती है, जाई मेरी गोल्ड की डब्बी फड़ी। डायरेक्टर को हमने यहाँ भेज दिया है। जब तक डायरेक्टर था ड्रामा था, जब से ठेकेदार ने सोचा है कि कास्ट भी मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, सब कुछ क्योंकि पैसे मैं दे रहा हूँ, तो ऑल इन ऑल मैं हूँ, तो उसके बाद बर्बादी शुरू हो गई। अब भी दुनिया में लाइव काम जो होता है ना, वो कभी बंद नहीं होता, उसमें स्लम्प आ जाता है। लाइव काम जैसे सर्कस है, ड्रामा है, मौत का कुआं है, ये कभी बंद नहीं हुए दुनिया में, स्लम्प ज़रूर आ जाता है। जब स्लम्प आ जाता है तो फिर लकी रानी वाला कहता है यार 2 हाथी मंगवा लो, पब्लिक नहीं आ रही, अट्रैक्ट करने के लिए यार 4 शेर मंगवा लो, पब्लिक नहीं आ रही, वो फिर एक लाइन पे चढ़ जाते हैं, यार लाइटें मंगवा लो 4, वो उसमें खूबसूरत लगेगा। ये मेहनत करते हैं। हम तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, कोशिश पूरी है इंशाल्लाह, मैं इससे मायूस नहीं हूँ, हम लगे रहेंगे। लेकिन यूसुफ साहब तकलीफ तो होंदी है ना कि एक बंदा जिहड़ा काम दे नाल जिहड़ा इश्क करन वाला है, मुहब्बत करन वाला है, ते वो अपने काम को बर्बाद होंदा देख गिने, यानी अपने काम को लुटींदा होया देखे, उनका दिल को तकलीफ जरूर होंदी है, बेशक उनकी जबान बंद होवे। तकलीफ तो मेरा ख्याल है मुल्तान के जितने भी डायरेक्टर राइटर हैं सबको होती है, ये नहीं कि मुझे होती, सबको है, लेकिन सबके पीछे एक घर भी है। ठीक है ना। जब वो कुछ सख्त फैसला करने लगते हैं तो पीछे बच्चे नजर आ जाते हैं, वो खामोश हो जाते हैं। यूसुफ कामरान साहब, मैं जनाब दा बहुत ज़्यादा कीमती टाइम गिद्दा, 4 सवाल मेरे को बड़े अहम है जिहड़े मैं ज़रूरी करे सा। ख़वातीन हज़रात, गाल थींदी पई है थिएटर दी, आर्ट दी, और हकीकतन हकायक ये फन और आर्ट एक ऐसी चीज़ का नाम है जिथों लोग आके सबक गिनते हैं, जिथों लोग आके अपने घर दे रहन सहन का माहौल सीखते हैं। लेकिन अज असा क्या किया है, क्या नहीं किया, यूसुफ कामरान साहब ने दस्या कि उनकी बर्बादी दे विच साडे सारियां दा अपना हथ है। उमर शरीफ साहब नाल तो एक बहुत क्लोज तलक भी रहा, दोस्ती भी रही, ऐसे इंसान उन्होंने कैसा पाया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो खिलाया है, पूरे वर्ल्ड दे विच उन्होंने लोगों को हंसाया है, अपनी जाती लाइफ कैसी है? इंतहाई नफीस आदमी, और एज ए इंसान वो फनकारों की छत। एच इकबाल साहब मुल्तान में हुआ करते थे, वो कराची के थे, तो उमर शरीफ साहब कभी कभी बगैर ड्रामे के भी मुल्तान आते थे। नासिर महमूद शेख साहब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ससुराल भी है ना जी। नासिर महमूद शेख साहब अच्छी तरह इस बात को जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे उमर शरीफ साहब के। वो मुल्तान आते थे और रात की तारीकी में दरबारों पर जाते थे एच इकबाल के साथ, और वहाँ जो फुटपाथ पर सर्दियों में फ़कीर होते थे तो आते हुए कहते थे उस ज़माने में, जबकि 10,000 की बड़ी अहमियत थी, कि इकबाल ये 10,000 पकड़ो यार, सुबह इनको ना रज़ाइयाँ लेके यहाँ सबको दो। आई विटनेस, वो इस तरह के काम करते थे। ठीक है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, उमर शरीफ साहब को प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने दिया, उनकी जो भी
वज़ीर आज़म साहब ने भी, वज़ीर आला सिंध साहब ने भी, और भी जितने भी वज़रा हैं उन्होंने उनके लिए एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, पैसों का सारा बंदोबस्त किया। करना चाहिए था, होना चाहिए था, हुआ, अल्लाह की तरफ से नहीं थी, नहीं। लेकिन मैं गवर्नमेंट पे उमर शरीफ साहब की वजह से खुश हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे जनूबी पंजाब में अनवर गौरी बहुत सीनियर एक्टर है, यामिन गुलफाम पाँव कटवा के बैठा है, बहुत सीनियर एक्टर है। मुनीर ताज बहुत पुराना एक्टर, राइटर है, डायरेक्टर है, जिससे बहुत सारे शागिर्द आज उसके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? क्या मसला है? इनको चेक क्यों नहीं भेजा जा रहा? कोई मुखय्यर हजरात को जो जितने हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गवर्नमेंट से नहीं करता, जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं और वो करते हैं, वो इनके लिए करें। सर उमर शरीफ साहब दा आखिरी आरामगाह अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार दे बिल्कुल पहलू दे विच है, क्योंकि तुहाडा एक बड़ा क्लोज तल्लक है और बहुत एक घर तक तुसा जाणदे हो। क्या उमर शरीफ साहब दी पहले तो वसीयत है करान ऐसा तुसा उन्हां दी ज़बान च सुना होवे कि अगर मेरे ते मौत आ वजे तो मेरे को ये दरबार दे कोल दफनावे? मैंने कभी उनको ऐसी बात, कभी इस बारे में बात हुई ही नहीं, क्योंकि इंसान जब जिंदा होता तो मौत के बारे में सोचता ही नहीं है। ना उन्होंने कभी सोचा था, ना हमने कभी सोचा था। ऐसी वसीयत तो तब होती है जब इंसान मौत के बारे में सोचता है। ऐसा कभी भी नहीं सोचा, ना उन्होंने, ना हमने, ना कभी ऐसी डिस्कस हुई उनसे। हाँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको कैद आज़म के पहलू में कहीं उनका मज़ार बनाते, जो कि इन्होंने नहीं किया। कैद आज़म के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बनता था कि उसका मज़ार वहाँ बनता उसके साथ, और हमारी तारीख याद रखती। सर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जिक्र थींदा पिया, मैं उन्होंने जड्डी बार उन्होंने मतलब मौत की खबर मीडिया के उत्ते वायरल थी कि अज वो दुनिया वफात पा गए। तो मैं उन्हें बारे एक इंटरव्यू देता बैठा भी, जिहदे विच उन्होंने आख्या कि जिहड़ा फार्मूला मैं मुल्क पाकिस्तान को लिता है वो खरबां डॉलरां दा फार्मूला है। अगर मैं चाहवां तो मुल्क पाकिस्तान को पैसे भी गिन सकदा हां। वाल उन्होंने कोई सियासत का प्लान भी है, बाकी प्लान खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमावे। और इन कोई शक है नहीं कि जिमें तुसा दस्या कि उमर शरीफ वर्गा बंदा 100 साल बाद आसी, लेकिन मैं समझदा डॉक्टर अब्दुल कदीर वर्गा बंदा दोबारा मुश्किल ही आसी। आज ये बात मैं करूँगा, थोड़ी सी होगी तकलीफ दे सबके लिए। अब्दुल कदीर खान से बहुत छोटा प्रोफेसर था अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे हमसाए मुल्क का। उसने एटम बम वहाँ, उनकी इब्तदाई जो तजर्बात थे वो उन्होंने किए थे, अब्दुल कलाम ने। ठीक है, उन्होंने क्या प्रोटोकॉल दिया, वो बेशक मुसलमान था, उसको सदर इंडिया बनाया। हमने क्या किया? वो सदर बनाया उन्होंने, उसको प्रोटोकॉल दिया कि आपकी मुल्क के लिए खिदमात हैं, आप सदर हैं इंडिया के, सदर रहें। यूसुफ साहब जिमें तुसा गाल की, अगर असा हकायक वाले पासे वेसो तो जिमें तुसा डायरेक्टर की गाल करें पे बैक तो घर है, फैमिली है, हकीकत क्योंकि मैं अक्सर एक शेर आदा होना कि असा सच आखण तो रांदे नहीं है ही वास्ते कहीं को भांदे नहीं। असा हुण बे पासे आसूँ, शोबिज़ वाले पासे आसूँ कि एज ए डायरेक्टर मुल्क पाकिस्तान के केड़े केड़े आर्टिस्ट तो तुसा ज़ाती तौर पर मुतासिर होए? हाँ, ये बड़ी, इसके बारे में देखिए, मैंने काम तो तमाम फनकारों के साथ किया, जितने भी स्टेज पर या टीवी पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्टेज पे परफॉर्म करते थे उनके साथ मैंने परफॉर्म किया। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उनके साथ बैठा हूँ, उनकी बातें सुनी हैं। खालिद अब्बास डार साहब, वो बाकायदा एक एकेडमी थे और हैं, अल्लाह उनको हयात रखे, हमारे सरों पे सलामत रखे। खालिद अब्बास डार साहब बाकायदा एक एकेडमी है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मसूद अख्तर साहब से बहुत कुछ सीखा, उनके पास बैठ के उनके ड्रामे करके मैंने बहुत कुछ सीखा कि ड्रामा है क्या। लेकिन क्योंकि अब वो तो चीज़ें उस ज़माने की थी, लोग अब हम कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है यार, वो ज़माना चला गया है, आप अब की बात करें, वो ना करें, ये ना करें, अब तो इस तरह की कर रहे हैं। इनसे मैं बहुत मुतासर था दोनों से, और हूँ, उनका एहतराम आज भी करता हूँ। जब कभी मुझे पता चले कि खालिद अब्बास डार साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी कदम बोसी के लिए हाज़िर होता हूँ, जाता हूँ। उनके बाद अगर उनकी मिरास को किसी ने संभाला
सोहेल अहमद ने। सोहेल अहमद साहब ने संभाला डार साहब की मिरास को, क्योंकि डार साहब के पास ही आए थे सोहेल अहमद साहब भी, तो सोहेल अहमद साहब ने भी उसको जारी रखा। लेकिन जब तक वो मिरास उस लेवल पे चलती रही तो सोहेल अहमद साहब काम करते रहे स्टेज पे। जब उन्होंने देखा नहीं तो वो उन्होंने कहा बस। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। प्रोग्राम दे आखिर वाले पासे वेंदे पे जनाब एज ए आर्टिस्ट और एज ए डायरेक्टर अपना उस्ताद के को तस्लीम करें। मेरा उस्ताद जो है वो अब्दुल इस्लाम बज़मी साहब थे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, क्योंकि मुझे वो लेके गए थे। मैं हमेशा उन्हें ही उस्ताद मानता हूँ। जो वैसे एक उस्ताद के बारे में आपको बता दूँ कि हर लफ्ज़ बताने वाला जो आपको कोई नई बात बताए वो उस्ताद ही होता है, लेकिन जो बेसिक है वो अब्दुल इस्लाम बज़मी साहब थे। अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। वो मेरे उस्ताद थे, हैं और रहेंगे। इसके अलावा मेरा हर वो बंदा उस्ताद है। मेरा जूनियर एक्टर वो भी उस्ताद है। अगर मेरा कोई तलफ़्फ़ुज़ ठीक करवा दे कि सब ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, डिक्शनरी में मैंने पढ़ा, ये तो ऐसे है, वो भी उस्ताद है। मुल्तान आर्ट काउंसिल की असां ॻाल्हि करे सो कि माशाल्लाह फेस्टिवल थींदे रहे। जनाब ने फर्स्ट इनाम भी गिदा ड्रामे वाले पासों और अच्छा प्ले, अच्छे ड्रामे दिते। जनन कहीं भी मैदान दे ढेर सारे पहलवान होवे, जनाब दे ड्रामे फर्स्ट आवन दे मतलब तुसा क्या समझदे वे कि उदा डायरेक्टर कौन है, उदा राइटर कौन है, उहदे कास्ट दा क्या कमाल है? क्योंकि सारी ये चीज़ां जिहड़ियां ना आवन वाले जिहड़े अगू ड्रामे आंदे उन्हां वास्ते एक मैसेज हो सन। देखिए, सबसे पहले बेसिक तो होता है स्क्रिप्ट। जो ड्रामा आपने करना उसका स्क्रिप्ट क्या है, फिर वो स्क्रिप्ट जो डायरेक्टर ने पूरा पढ़ा हो पूरा कि इसमें क्या है कैसे, फिर उसकी कास्टिंग। अगर कास्टिंग बेहतर कर लेंगे और रिहर्सलें आप करवा लेंगे, बगैर रिहर्सल के आप कास्टिंग जितनी मर्जी अच्छी कर दें और फेस्टिवल वाले दिन लाहौर से टीम आए तो वो कुछ नहीं कर सकेगी। रिहर्सल मस्ट है। मैं आखिरी बात करना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। मेरी तमाम पंजाब के फ़नकारों से हाथ बांध के रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए, इसकी बका के लिए थिएटर की रिहर्सल पर वापस आ जाए। जी ख़वातीन हज़रात, सारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, सारे मुल्तान दी जान बल्कि पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब यूसुफ कामरान साहब, बहुत बड़े डायरेक्टर और बहुत बड़े आर्टिस्ट। और मैं इन्हां दे बारे च ऑन द रिकॉर्ड एक गाल करना चाहता कि आप माशाल्लाह एक दरवेशाना तबीयत के मालिक हैं। मैं हमेशा ही डिठा है कि इन्हां दे कोलों सीनियर या जूनियर इन्हां कहीं को थोड़ा जिहा कुमाणे मुँह नाल डिठा है, कहीं को मतलब परेशान डिठा है, तो जेड़े हाल च भी आउंदे उहदे कोल पुछदे जरूर हैं, उहदा हाल चेंदे और कोशिश करेंदे कि उहदे नाल कुछ ना कुछ उहदी सपोर्ट कीती वने। और हमेशा अकेडमी का दर्जा रखेंदे, लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया है, लोगों को बड़े बड़े स्टार को मतलब बड़े बड़े लोगों को बिग स्टार बनाया। तो नाज़रीन, इस तरह से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ आखिर दे विच ई शेर दे नाल इजाजत चाहसां कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे टुर जावें ते रों। नाज़रीन, इस तरह से झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को से इजाजत वल हाजिर थी। एक खूबसूरत इंटरव्यू दे नाल, खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल, खूबसूरत स्टोरी दे नाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।